नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस के मामले 20,400 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 49 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच देश भर में जो कोरोना वायरस के लिए जंग लड़ रहे हैं वो डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स से लेकर आशा वर्कर्स तक की सुरक्षा के लिए कैबिनेट ने नया अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इस अध्यादेश में इन मेडिकल वर्कर्स पर हमला करने वाले के गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल की सजा और यहां तक कि 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में बेंगलुरु, इंदौर, मुरादाबाद और पटियाला में मेडिकल स्टाफ्स को हमले झेलने पड़े हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस अध्यादेश को लेकर आई है। इंदौर में मेडिकल वर्करों पर हुए इस हमले ने सबको झकझोर कर रख दिया। ऐसे हमले देश के अलग अलग हिस्सों में जारी हैं। अब सरकार ने कहा है कि ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सरकार इनके खिलाफ एक सख्त अध्यादेश ला रही है। कैबिनेट द्वारा पारित अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के दोषियों को 7 साल तक की सजा देने का प्रावधान है। इसके अलावा 5 लाख तक का जुर्माना भी उनसे लिया जा सकता है। यही नहीं, डॉक्टरों के नुकसान की दोगुनी भरपाई हमलावरों से की जाएगी और ये मामले संज्ञेय होंगे, इनमें बेल नहीं मिलेगी। इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। ये एक गंभीर संकट है। इसमें बिना टेंशन डॉक्टर और आरोग्य कर्मी काम कर सके, ना उनके साथ कोई हमला होगा, ना उनके साथ कोई जाति होगी। इस तरह की व्यवस्था अब कायम होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने एक्स पोस्ट फैक्टो कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। लेकिन 2020 में भारत सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ता टालने के सवाल को ही मंत्री जी टाल गए। For the 4% withhold of the DNS allowance, and is this only the areas will be paid later when India improves its financial position, or what is the decision on that? हम जो निर्णय लेते हैं, जो बताते हैं और निर्णय जैसे जैसे होते जाएंगे बताते जाएंगे। कैबिनेट ने खरीफ सीजन से ठीक पहले फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी में 5 से 7% तक की बढ़ोतरी का भी फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये अध्यादेश देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हर हेल्थ वर्कर की सुरक्षा के प्रति सरकार की कटिबद्धता को दोहराता है और उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस भारत सरकार की इस बड़ी पहल को जमीन पर गंभीरता से और कारगर तरीके से लागू करने में कितना कामयाब हो पाती है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। टेस्ट की रिपोर्ट में पाई गई गड़बड़ी के बाद फिलहाल रैपिड टेस्टिंग पर राज्यों में रोक लगी हुई है। चीन से आई किट और पीपीई दोनों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए हैं। आईसीएमआर ने 2 दिनों की पाबंदी रैपिड टेस्टिंग पर राजस्थान से मिली शिकायत के बाद लगाया है और फिलहाल आईसीएमआर ने अपने 8 इंस्टीट्यूट को फील्ड में भेजा है और उसे इंतजार है उस रिपोर्ट का, जिसके बाद या तो इसे हरी झंडी दे दी जाएगी या फिर चीन से आए पूरे सामान को कैंसिल कर दिया जाएगा। 15 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कोरोना के हॉट स्पॉट्स में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की शुरुआत मुमकिन हो पाई, पर चीन से आए इस किट की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए जब ये किट पॉजिटिव मरीज को भी निगेटिव बताने लगा। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। टेस्ट रिपोर्ट में गड़बड़ी की शिकायत राजस्थान ने आईसीएमआर से की, फिर दूसरे राज्यों से बात हुई और रोक लगाई गई। ये वाकया पहला नहीं, इससे पहले करीब 64,000 चीनी पीपीई किट गुणवत्ता के मामले में फेल हो चुके हैं।
दुर्भाग्य से जो 30,000 किट मिले हमें ICMR से और 10,000 हमने खुद ने मंगाए थे चाइना से, वो तमाम जो टेस्ट की किट आए थे वो फेल हो गए यहाँ पर राजस्थान के अंदर। जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे, कंफर्म थे, उनमें हमने करके देखा रैपिड टेस्ट को वापस, तो मुश्किल से 5 पेड़ उसके अंदर निकले। इसके मायने है कि ये किसी काम के ही नहीं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हॉटस्पॉट्स में कोरोना वायरस के एक्सपोजर और सर्विलांस के मद्देनजर किया जा रहा था। मौका पहला है जब इस टेस्ट को ग्रीन सिग्नल मिला, पर टेस्ट रिजल्ट रेड सिग्नल की तरफ इशारा करने लगे, जो खतरे की घंटी से कम नहीं। लिहाजा इस टेस्ट को शुरू करने को लेकर फिलहाल ICMR के आदेश का इंतजार है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और लॉकडाउन के बीच जो मजदूर दिल्ली में फंसे हुए हैं, पुलिस उनके मनोरंजन का भी ख्याल रख रही है ताकि वो किसी डिप्रेशन में ना जाएं और वक्त भी कट जाए। देखिए रिपोर्ट। ये सभी वो मजदूर हैं जो मैदानगढ़ी इलाके में लॉकडाउन के बीच अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट में फंस गए हैं। अब पुलिस तमाम संस्थाओं के सहयोग से इन्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला रही है और मूवी दिखाने के साथ साथ गमछे भी बांट रही है, जिससे ये गर्मी से तो बचेंगे ही, मुंह ढककर कोरोना संक्रमण से भी बचेंगे। आप देखें कि किस तरह से गमछे दिए जा रहे हैं ताकि ये अपना जो मुंह है वो ढककर रखें, और गमछा जो है गर्मी में भी काम आता है, तो गर्मी को देखते हुए मास्क के साथ साथ इनको दिल्ली पुलिस गमछा बांट रही है। आप चिंता मत करो, यहाँ पर केवल दक्षिणी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के कई इलाकों जहां मजदूर शेल्टर होम या किसी और जगह में रह रहे हैं, वहां कभी मैजिक शो कराकर या फिल्म दिखाकर उनका मनोरंजन कर रही है, जिससे कि उनका ये मुश्किल वक्त कट जाए। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच नोएडा दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। नोएडा में अब उन्हें ही एंट्री मिलेगी जिनके पास बने हैं और जो जरूरी सेवाओं में हैं। मीडिया कर्मियों के लिए भी अब पास को अनिवार्य कर दिया गया है और इसी वजह से नोएडा दिल्ली रोड पर बुधवार के दिन लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। 42 साल के अमित दिल्ली से नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रही अपनी बहन से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया तो भावुक हो गए। अमित के मुताबिक वो पिछले 1 हफ्ते से अस्पताल के कागज दिखाकर जा रहे थे। अमित का कहना है कि उनकी बहन कैंसर के आखिरी स्टेज में है और अस्पताल में अकेली हैं। You tell me. ये एक बंदा और doctor is not going to take her dead body. मान ही नहीं रहे। I am not a doctor, but I have to. She is my real sister. मैडम ये who will take the dead body? सिस्टर है, एडमिटेड है फोर्टिस नोएडा में। शी इज अ कैंसर पेशेंट, डायलिसिस पे है। शी इज ऑन द डेथ बेड। नहीं जाने दे रहे आपको? नहीं जाने दे रहे हैं, उनका डायलिसिस चल रहा है। रोज कल तक जा रहे थे आप? रोज जा रहे, 12 तारीख से यहीं पे एडमिट है। फरीदाबाद से लेके आए थे उनको यहाँ पे, एंड शी इज ऑन द किडनी फेल हो चुकी है उनकी, और ये मना कर रहे हैं। अमित जैसे सैकड़ों लोगों को बुधवार को हुई सख्ती के बाद नोएडा में एंट्री नहीं मिली। यहां तक कि पास ना हो पाने के कारण डॉक्टरों और नर्सों को भी एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद नर्सों की यूनियन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बॉर्डर पर ना रोके जाने की गुहार लगाई। नोएडा में कोरोना के केस बढ़कर 102 हो गए हैं और प्रशासन की माने तो बीते 1 हफ्ते में 3 ऐसे मामले हैं जो दिल्ली आने वालों में दिखे। इसी वजह से बॉर्डर को सील किया गया है और यूपी में दाखिल होने वाले हर शख्स की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। बॉडी टेम्परेचर को मतलब हर पब्लिक का चेक कर रहा हूं। जिसका 98.5 है उसको हम लोग जो है अवेलेबल करते हुए एंट्री करा देते हैं। जिसका 99.5 के ऊपर जा रहा है, 100 जा रहा है, 101 जा रहा है, 102, 104, 105 जा रहा है तो उसको एंट्री नहीं कराया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, नोएडा में प्रशासन ने लगभग 32 हॉटस्पॉटों की पहचान कर उन्हें सील कर दिया है ताकि संक्रमण बाहर ना फैले। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि नोएडा में अब तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है और संक्रमित हुए 102 मरीजों में 44 ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बाकी मरीज भी बेहतर हो रहे हैं। यहाँ के जो स्टाफ लोगों ने जो सपोर्ट किया, जो केयरिंग की हमारे, उससे कि फिर में कुछ पॉजिटिवनेस आया लगा। फिर विल पावर भी हमारी बढ़ी, हमारे घर वालों ने भी हमें हौसला अफजाई किया कि डरो मत, घबराओ मत,
जो भी होगा अच्छा होगा। एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि दिल्ली से कोरोना संक्रमण नोएडा और गाजियाबाद पहुंच रहा है, यानी उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। यही वजह है कि बॉर्डर सील किया गया है, सबको थर्मली स्कैन किया जा रहा है और जिनके पास नहीं है उनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, यानी उत्तर प्रदेश लगभग पूरी तरीके से सील हो चुका है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर में सुशील राठी के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और कोरोना वायरस की टेस्टिंग की क्या है पूरी प्रक्रिया, आपको दिखाएंगे तफसील से इस पर रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। कोरोना वायरस के इलाज में सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है टेस्टिंग। लैब में सैंपल पहुंचने के बाद क्या होता है, सैंपल पहुंचने से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक ये पूरी प्रक्रिया समझा रहा है एम्स नागपुर। वो एम्स नागपुर जिसे आईसीएमआर ने 34 मेडिकल कॉलेजों में कोरोना टेस्टिंग लैब स्थापित करने की जिम्मेदारी दी है। कोरोना वायरस से जंग में इन योद्धाओं का रोल सबसे अहम है। ये तस्वीरें एम्स नागपुर की हैं। यहां रिकॉर्ड 10 दिनों में टेस्टिंग लैब तैयार की गई। अभी लैब के स्टाफ 5 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, देर रात तक। एक दिन में करीब 175 टेस्ट होते हैं। एम्स नागपुर की डायरेक्टर डॉक्टर विभा दत्ता और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की प्रमुख डॉक्टर मीना मिश्रा तफसील से बता रही हैं कि सैंपल लैब में पहुंचने के बाद टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया करीब 5 घंटों में किस तरह से पूरी होती है। ये प्रयोगशाला आम प्रयोगशाला नहीं है, ये एक विशेष लैब है। यहाँ पे रिसीव करना पड़ता है सैंपल, उसमें भी एक तरीका है। उसके बाद उसको स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में 200 से 300 सैंपल्स आ जाते हैं, तो वो इकट्ठा एक बार में नहीं प्रोसेस होते हैं, तो उनको हमें स्टोर करना पड़ता है। डीप फ्रीजर में ये -80 पे स्टोर होते हैं। उसके बाद जब हमें टेस्ट करना होता है तो उसमें से हमें आरएनए उसमें सैंपल में से एक्सट्रैक्ट करना है। उस आरएनए का फिर हम उसको डीएनए में परिवर्तित करते हैं। उस डीएनए को परिवर्तित करने के बाद हम उसकी मैचिंग करते हैं कोरोना वायरस के आरएनए से। यहाँ पर हम लोग कोविड-19 के सैंपल्स की जांच करते हैं। हम लोगों के पास में नागपुर से और नागपुर के आसपास के कई डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास में नेजल स्वैब और ओरल स्वैब्स आते हैं। तो ये स्वैब्स आने के बाद में इस लेबोरेटरी में हम लोग उसकी जांच करते हैं। यहाँ पे जांच करने के लिए एक पूरी टीम है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की और टेक्नीशियंस की, और क्योंकि ये बायोसेफ्टी लेवल 2 लेबोरेटरी है, तो यहाँ पर एक बार अगर आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ये एरिया के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने जो टेस्ट करने वाले हैं और जिन्होंने कंप्लीट पीपीई पहना हुआ है। सैंपल रन इज गोइंग ऑन एंड आफ्टर द रन इज ओवर, then this machine, it is connected to a dedicated computer, and here you can see that the green curve that is of a positive sample. लैब की टेस्टिंग क्षमता को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एम्स नागपुर को महाराष्ट्र, गोवा के अलावा दमन दीव और दादर नागर हवेली के 34 मेडिकल कॉलेजों में कोरोना की लैब स्थापित करने की जिम्मेदारी दी है। इन लैब्स को मान्यता देने से लेकर उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देने का काम अब एम्स नागपुर कर रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।